बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आपको मेरी और लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद की टीम की जानिब से रमज़ानुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मशवरा दिया है कि पीपल्स पार्टी और ANP जो हैं वो अपने फैसले पर नज़रसानी करे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की जानिब से कहा गया है कि कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको। डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि इस्तीफों वाले फैसले पर ANP और पीपल्स पार्टी गौर खौस करे, नज़रसानी करे। क्या समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी जो है ये फैसले वापस लेगी या फिर इस पर अटल रहेगी? सबसे पहले तो जी रमज़ान मुबारक। जितने भी दुनिया भर में मुसलमान हैं, अल्लाह ताला खैरियत से ये महीना लेकर इस्तकबाल हम इसका कर रहे हैं और ये महीना खैरियत से गुजरे दुनिया भर में, मुसलमानों के लिए भी और जो गैर मुस्लिम हैं सब के लिए, सारी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला भलाई लेकर आए इस महीने में और इबादत कबूल फरमाए। अब देखें, साल गुजर गया और पिछले साल भी कुछ ऐसा ही माहौल था दुनिया का। लोग बड़ी तादाद में ये ख्याल कर रहे थे कि वो जाएंगे उम्रे पे या मसाजिद। इस दफ़ा तो बहुत ही, उम्रे का तो खैर नहीं है उसी तरह से लास्ट ईयर वाली SOPs हैं, लेकिन मसाजिद में वो उसी तरह से पाबंदी करनी है हमने। ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं नए, जॉनसन एंड जॉनसन को भी सस्पेंड कर दिया, जो वैक्सीन थी, जो सिंगल शॉट वैक्सीन अमेरिका में, सिंगल शॉट वैक्सीन हर जगह उसको रोका है और एस्ट्राजेनेका और मुख्तलिफ वेरिएशंस आ रही हैं और ये तेज़ी के साथ वेरिएंट्स इसके हैं। तो इस पर मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा, इसीलिए चंद दिनों से, क्योंकि रोज़ एक ऐसी कोई खबर आती, सवाए इस बात के कि जो वैक्सीनेशन है वो तमाम उलमा इस पे मुत्तफिक हैं दुनिया भर में कि वैक्सीनेशन की शॉट्स लगवाई, यानी जो इंजेक्शन हैं वो लगवाए जा सकते हैं। जैब्स रोज़ा जो है, रोज़ा की हालत में हो आप तो कोई असर नहीं पड़ता। तो वैक्सीनेशन जहाँ पर भी हैं उसको तेज़ी से करवाएं और जो भी वैक्सीन मिले, ये भूल जाएं आपकी ये चाइनीज़ है, रशियन है, ये इंडिया से बनी हुई है, ये जापान से बनी हुई है, ये अमेरिका से, जिसको जो वैक्सीन मिल रही है जिस तरह से भी वो वैक्सीन लगवाएं। और मतलब मैं इस आलमी दीन तो नहीं हूँ और ना कोई मैं कोई हैसियत रखता हूँ इस पर बात करने की, लेकिन ये कि रमज़ान में और बहुत सारे जो हम इमदाद करते हैं, मदद करते हैं लोगों की, अगर ऐसा मुमकिन हो कि हम कुछ लोगों को वैक्सीन भी लगवा सकें तो मेरा जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा फेल हो सकता है। उलमा इसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि चूँकि वैक्सीन ख़रीदी जा रही है तो जो वो वैक्सीन जो कि ख़रीदी जा रही है, अगर वो ख़रीद के मतलब किसी भी अंदाज में, और मैं आपको बताऊं एक बात, ये हम लोग कहते हैं हमेशा कि जी बाहर के मुल्कों में रमज़ान में या क्रिसमस में ऐसे होता है, ऐसे चीज़ें सस्ती हो जाए। रमज़ान में हमारे उस तरह शायद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मतलब हम अपने आप को कोसते तो हैं, बहुत सारी खामियाँ हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं, लेकिन रमज़ान की इतनी बरकतें आपको नज़र आती हैं। आप मसाजिद में जाएं, आप बाज़ारों में, ठीक है महंगाई होती है, सब कुछ होता है, लूट में सब कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है मैंने और हर शख्स ने पाकिस्तान में देखा होगा, ये जब वक्त आता है इसका अफ्तार का तो सड़कों के ऊपर लोग खुलवा रहे होते हैं, खजूर दे रहे होते हैं एक दूसरे को, रोज़ा खोलो पकौड़े दे रहे होते हैं। तो मतलब वो जो एक हमारी एक रवायात है ना, उसको ना कोई वो अच्छी हैं बुरी हैं जो भी कुछ हैं, लेकिन उसमें लोगों के अंदर मोहब्बत, लोगों के अंदर खलूस, आपको मसाजिद भरी हुई नज़र आती हैं। आप उसी तरह से वही ये मैं नहीं कह रहा कि जो खराबियां हैं वो नहीं है, वो तो बेशुमार हैं, महंगाई, लूट मार, वो अब उनको तो मैं किसी तरह से लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोगों के अंदर एक खलूस है ना, वो फिर दोबारा रमज़ान शुरू होते ही जो है ना, वो अपनी बरकतें रमज़ान लेकर आता ही है। बेशक कुरान शरीफ उतरा इस महीने में, और एक रात ऐसी जो कि 1000 रातों से बड़ी है, 9वां महीना, 9वां कमरी महीना। अल्लाह ताला खैरियत से गुजारे। आज मुझे तवक्को इस बात की थी कि जो काबीना का इजलास हुआ है
उस काबीना के इजलास में सिर्फ 2 बातें, वो 27 क्या एजेंडा था, मैं उसमें वफाकी काबीना हाँ वफाकी काबीना के इजलास में कि जी मुख्तलिफ बातें हुई होंगी, उसमें जाहिर है कि तकर्रुरियाँ मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा लिया गया। लेकिन वो 27 था, उस पर बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो की गई, उसमें जो मुख्तलिफ कॉरपोरेशन ये वो सारे। लेकिन मेरा जो ख्याल था कि सिर्फ इसमें 2 बातें शायद हुकूमत को करनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि बातें जो हम करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन काम है हमारा तो मशवरा देना, और अब शायद मेरे ख्याल से कोई इसको इन बातों को सीरियस ले भी नहीं रहा। लेकिन बहरहाल हमारा काम है कि मेरा कम से कम हमारा सबका काम है कि बात करें। 2-3 इश्यूज़ ही हैं इस वक्त मुल्क में। एक ये है कि महंगाई, बाकी आप जो मर्ज़ी करते रहें, जो मर्ज़ी करें, अगर महंगाई काबू में नहीं आती तो मसाइल बिगड़ेंगे। और महंगाई के ऊपर MNAs को, MPs को ज़िला इंतज़ामिया क्या करेगी? ज़िला इंतज़ामिया तो पिछले 24 घंटों से 24-48 घंटों से ज़िला इंतज़ामिया नहीं तो ये सारा जो मुल्क बंद पड़ा हुआ है, आधा से ज़्यादा मुल्क, सड़कें और कौन सी किस वक्त खुलेंगी, क्या होगा, पुलिस वाले और ये आपके DCs और DPO। मसला ये है कि हुकूमत जो है, इमरान खान साहब जो हैं, आज मुझे तवक्को इस बात की थी कि कोई मुज़ाकराती कमेटी बनेगी, कोई बात होगी जिससे मामलात को हल किया जाएगा। एक तो यह है कि वो वज़ीर आज़म साहब के पास कोई इत्तला ऐसी होगी कि 20 तारीख से पहले, 20 तारीख से मतलब वो वज़ीर आज़म साहब ने आज काबीना में ये कहा कि हमसे मुज़ाकरात भी चल रहे थे लेकिन लॉन्ग मार्च की तैयारी भी हो रही थी, तो इसलिए ये ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन यानी गिरफ्तारियां कर ली। तो ये तो जब लॉन्ग मार्च की तैयारी हो रही थी तो मतलब उनसे उन तक मैसेज मुतालबात भी तो थे, नहीं मुतालबात थे नहीं तो यही तो बात देखें, बात ये है कि ये मुझे बिल्कुल ही लॉजिक समझ नहीं आई कि हमसे मुज़ाकरात हो रहे थे लेकिन साथ साथ मार्च की तैयारी भी हो रही थी और उसमें शरपसंद अनासिर भी थे। तो उस शरपसंद अनासिर को क्या किया फिर, मतलब उसको उनको पकड़ लिया है, क्या हुआ है फिर? देखिए वो तो पूरे मुल्क में अनारकी फैली है, गलत पता नहीं किस, मैं अब समझने से कासिर हूं कि मशवरे कौन दे रहा है या कौन ये इतला दे रहा है कि जी 20 तारीख को, यानी 20 को होना था तो 20 को अब 20 के उन्होंने कोई अनाउंस तो नहीं कर दिया था कि हम 20 तारीख की शाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चल, ऐसा तो नहीं हो गया था। तो बात यह है कि मुज़ाकरात तो क्या आपने पकड़ के, अच्छा फिर मैं सारा दिन आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वो हंगामे हो रहे हैं, पुलिस वाले जख्मी हो रहे हैं, वो पुलिस वाले आगे से वो जो है वो, अच्छा पाबंदी लगी हुई है मजहबी जमात के, आप नॉमिनी लेने की इजाजत, नाम लेंगे तो मीडिया बंद कर देंगे सारा। अच्छा अब वो मजहबी जमात जो है वो उसने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है और उनके वोट्स हैं और इलेक्शन की नहीं आप उसको छोड़ दें, देखें इशू छोड़ दें। इस मामला ये है कि लोग इस वक्त जो है क्या लोगों का जहन है इस वक्त कि रमजान शुरू हो रहा है, मसाजिद में तरावी होनी है, लोगों ने बाजारों में जाना है, कोई कोविड फैला हुआ है, वैक्सीनेशन हो रही है और हजारों मसाइल हैं, इंटरनेट बंद हो रहा है अब बगैर ऐसे ही, मतलब कुछ अब इंटरनेट बंद हो रहा है, लोग फंसे हुए हैं बाहर, किसी वो कौन सी रोड बंद हो जाए। अब देखें सड़क पे निकल रहे हैं, आपको तो नहीं पता ना ये रोड खुली है कि ये रोड खुली है, वो रोड सड़क खुली है कि वो खुली है, वो जनाब बात ये इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। ये मैं पहले भी गुजारिश की थी और वो मैं अब किसी कोई गुजारिश करने के ना मूड में हैं और ना कोई बात यह है कि वजीर एक ऐसी शख्सियत जो मैंने बहुत कुछ साल 2 साल पहले मैंने कौसर नियाजी साहब को जिक्र किया था कि कौसर नियाजी साहब को भुट्टो साहब लेकर आ गए थे, उन्होंने कहा था ये जमात इस्लामी में है लेकिन मुझे पता है मुझे उलमा के साथ आगे डील करना है, तो कौसर नियाजी साहब आए और उन्होंने बुक किया और भुट्टो साहब हालांकि थे जिसे कहना चाहिए कि वो आप कहें कि एक लेफ्टिस्ट या प्रोग्रेसिव या जो भी उनको आप कहें सोशलिस्ट जो भी नाम दें, लेकिन 1974 की समिट करवाई है उन्होंने, न्यूक्लियर प्रोग्राम वो बड़ा बैलेंस रख के उन्होंने चलाया सारे मामलात को। तो बात यह है कि वो आपने अब क्या है, कौन है आगे जो बात करेगा जाके उलमा के साथ? कोई हमारे भाई फवाद चौधरी साहब, मतलब फवाद चौधरी साहब का खास नुक्ता नजर नहीं, शेख रशीद साहब से मैं बिल्कुल आज मुझे शेख रशीद साहब से संजीदगी की तवक्को थी आज के दिन कम से कम। वजीर दाखिला हैं और भाई भी हैं और ये वजारतें आती जाती रहती हैं कि ये जो है ना कि बस उनके बयान के हवाले से क्या नहीं वो मुज़ाकरात सख्ती से क्या, कानून हाथ में लिया, हद हो गई है कानून, वो कत्ल का पड़, देखिए वो वहां पे वाकयात हो रहे हैं ना, अब कितने हैं क्या है मैं उसको ये डिस्कस नहीं, लेकिन एक पुलिस वाले की शहादत हुई है, एक वो मुजाहिरीन जो मजहबी जमात वो कह रहे हैं हमारे लोगों को मार दिया, शहीद कर दिया गया है, तो इसमें सख्ती से क्या निपटना है?
भाई आपने मुल्क चलाना है ना, मतलब सख्ती से क्या निपटना है, मतलब या ऊपर से क्या बमबारी करनी है लोगों पे? और भाई सख्ती से आप मुज़ाकरात करते हैं, जाके भेजते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ बात करो तो वो हम गोलियां शुरू हो जाती हैं, वो सियासत पे बात करो तो वहां पर एक हंगामा शुरू हो जाता है। अब इसमें आम लोग चले, वो तो जो मुजाहिरीन हैं जो भी उनके, उस हट के आम पब्लिक जो फंसी हुई है सड़कों के ऊपर, लोग इंटरनेट बंद हो रहे हैं, अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस के वो कह रहे हैं जी हमने इजाजत दी, वो कह रहे हैं ये रोक रहे हैं, वो पुलिस वालों के बेचारे वो, ये वक्त है ये करने का, ये नहीं बगैर वजह के जो है ना, ये मुझे नहीं पता कि कौन वजीर आजम साहब के आसपास, अब यकीन करें वाले मैं अब सोचना भी छोड़ दिया कि कौन है उनके आसपास, कि जी वो आना था शाह पसंदों ने, मार्च होना था 20 तारीख के बाद, तो उससे पहले ये करके, अच्छा फिर मुझे ख्याल आया कि शायद कोई मुज़ाकरात वगैरह आज होंगे, तो उसके बाद अब वो कत्ल का पर्चा और जनाब वो उसमें दहशतगर्दी की दफात भी, तो यानी अब ये लंबा और इंटरनेट बंद होगा और ऑपरेशन करेंगे और 24 घंटों में हालात बेहतर हो जाएंगे ऑपरेशन करने के नतीजे में। मुझे नहीं, मैं अब बस बाज़ दफ़ा होता है ना आदमी मशवरा देता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि आदमी बस दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको खैरियत रखे। शेख रशीद साहब पे मैं इसलिए कह रहा हूँ, शेख रशीद साहब की वो कहते हैं ना कि नब्स के ऊपर हाथ होता है, अवामी नब्स पे, वजीर नहीं एज अ पर्सन भी। देखिए ये बात कोई दूसरे शख्स करते हैं ना, इस वक्त फवाद चौधरी साहब जो है वो अच्छे भाई हैं, लेकिन उनका जो नुक्ता नजर है, अब इसके ऊपर बात करेंगे ना वो कल वल दोबारा, तो उनसे पूछा जाएगा कि क्या हुआ, तो फवाद चौधरी साहब तो उसके लिए, यानी अगर मिसाल के तौर पे मुझसे आप कहें इस काबीना में, तो कहूँगा शायद मोहम्मद अली खान साहब जो हैं, अली मोहम्मद खान साहब, वो ज्यादा मुनासिब या कोई। अब बात यह है कि, और अब शेख रशीद साहब के तो नफ्स पे हाथ, उनको नहीं पता कि रावलपिंडी में उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं, पूरे मुल्क में क्या बातें हो रही हैं, या क्या सूरत हाल, खुदा ना खास्ता उन्होंने नहीं भी हुआ, लेकिन जब कह दिया कि सख्ती से निपटा जाएगा, और ये जो शेलिंग हुई थी तो उसमें जो है वो हमने वो इस्तेमाल कर लिए, ये किए थे, वो तो चले, वो तो ऐसे वो बयान करके आंसू कहते नहीं शेख साहब को बिल्कुल इस वक्त इनके साथ राब्ते हैं, शेख रशीद साहब के मदारिस के साथ, उलमा के साथ। शेख रशीद साहब को ये मुल्क खुलवाने की बात इस वक्त करनी चाहिए। रमजान खैरी से लोग पहले ही मरे हुए हैं, महंगाई और ये बिजली और ये तमाशा, उसमें इंटरनेट बंद हो रहा है, फैमिली को बाहर फंसी हुई है, कोई हॉस्पिटल में जनाब ऑक्सीजन की, वो कल यास्मीन राशिद साहब बता रही थी रात को कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स की, ये मुझे नहीं पता किस तरफ लेके जा रहे हैं। और साथ ही वो अब ये आईनी बहरान जो मैं कह रहा था, आज उसकी शक्ल थोड़ी सी वाजी हुई है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फाइज ईसा साहब का केस है उसके ऊपर जो है वो डिवीजन, हाँ उसमें बराह रास्त उसके ऊपर एक डिवीजन हमें नहीं नजर आई, लेकिन वो हमारे दोनों इंतहाई काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, फाइज ईसा साहब और उमरता बंदयाल साहब, उनके दरमियान एक तल्ख सा कुछ माहौल अदालत में था, और उसके बाद अब कल से वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का होगा शुरू। तो मैं नहीं जानता, मैं इसको एक आप समझें कि ये अदालत के अंदर भी एक बहरान, अदालत के अंदर एक डिवीजन कभी भी नहीं इस तरह होता। इस तरह से अदालत का जो है ना जज साहिबान का बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि वो हर जगह पर आपको, तो पार्लियामेंट से लेके पुलिस में आप चले जाएं तो जो नहीं थी वो भी ये इसका ब्यूरोक्रेट, ये इसका, इतनी हमारे यहाँ गुजरे चंद सालों में और इतनी तकसीम, इतनी पोलराइजेशन हो गई बदकिस्मती के साथ, और वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची हुई है। अब मसला ये कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कल से जो इजलास शुरू हो रहा है, मैं नहीं जानता उसमें उमरता बंदयाल साहब हैं, उसमें काउंसिल में बैठेंगे नहीं बैठेंगे क्या होगा, लेकिन ये जो फाइज ईसा साहब का मामला है ना, इसको मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस पर नजर रखें, इसमें इसको संजीदगी से लें, वहां पे एक आईनी बहरान जन्म ले रहा है, और वो क्या रुख इख्तियार करता है वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये सारी चीजें लिंक, मैं हमेशा कहता हूं, मैं अभी आता हूं, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हमायत की है, उनकी जमात इस्लामी ने भी हमायत की है जिस एक मजहबी जमात की तरफ से, ठीक है ना, बहुकुम सरकार, ये मैं यहाँ पे एक मजहबी जमात कहने पे मजबूर हूं। अब मसला ये है सारा कि तुर्की के अंदर होनी थी ये अमन कॉन्फ्रेंस, जिसके लिए पाकिस्तान पिछले मेरा ख्याल है कई साल से 2001 के बाद से ही पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि ऑपरेशन तो हो रहा है, चले अमेरिकन गुस्से में हैं, सब कुछ है, उससे जो भी कुछ हो हम जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन कोई ऐसा रास्ता निकले कि जो अमन की तरफ चला जाए। उसके बाद अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिश हुई, पूरी कोशिश, आगे पीछे बड़ी कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने भी दी हैं। अफगानिस्तान में भी बहुत बर्बादी आई है, वो तो कई दहाइयों से चल रही। अब बहरहाल उसके नतीजे में चलते अचानक एक रास्ता निकला, उसके बाद उधर में खलीलजाद साहब आए, फिर उन्होंने भी मेहनत की, फिर
पाकिस्तान की तरफ से हुई, फिर अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो थे वो सब आपस में बैठे। ये आसान नहीं होता बिठाना, सबको हुआ। फिर उसके बाद मॉस्को के अंदर एक समिट हुई, फिर उसके बाद दोहा के अंदर होता रहा। अब जनाब आज ये एक बदकिस्मत खबर ही हम कह सकते हैं, बुरी खबर, कि तुर्की के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो मुलतवी हो गई है। यानी तालिबान की जानिब से इनकार किया गया, आपने कल बताया। तुर्की, हाँ, तालिबान ने इनकार कर दिया। तो तुर्की की तरफ से अभी कुछ देर पहले उनकी जो वजारत खारजा है उन्होंने कहा कि हम इसको जो तुर्की में कॉन्फ्रेंस होनी थी उसको हम मुलतवी कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी अब मुझे नहीं पता कि ये अच्छा। और साथ ही बल्ख के अंदर आज फिर दोबारा जो है वो उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, और 5 लोग कह रहे हैं कि तालिबान उठा के ले गए हैं, और कोई 10 या 12 के करीब है, कोई 8 कह रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ मारे गए हैं, जहाँ भाग हो गए हैं। तो ये रमज़ान कुछ अजीब से शुरू हुआ है। ये था कि शायद ये तुर्की वाली कॉन्फ्रेंस हो जाए तो ये प्रोसेस आगे बढ़े। तुर्की की कॉन्फ्रेंस मतलब वो बिल्कुल जो फाइनल था, जो ब्लिंकन फार्मूला था, वो ब्लिंकन फार्मूले ने दम तोड़ दिया। एक बात तो ये खराब हुई है। दूसरी जो बात, 3-4 खराब वाकयात हैं, और मैं किस तरफ जा रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस वक्त ये दाखिली वाहिद चीज जो आपको सूट नहीं करती वो ये कि दाखिली इंतशार हो मुल्क में। बैठे बैठे आप जो है ना हर छठे दिन कोई चीज शुरू हो जाए। मतलब अभी पीडीएम खत्म हुई थी तो सारी तवज्जो बार बार हम ये कह रहे थे कि ये महंगाई और सिक्योरिटी की तरफ और कोविड की तरफ, वैक्सीनेशन की तरफ, बाकी सारी चीजें भूल जाए होती रहेंगी। लेकिन वो सारी करके तो अब ये जो है ये मुल्क बंद होना शुरू हो गया है, ये मुजाहिरीन सड़कों पे हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी कि अफगानिस्तान का ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि वो पीस प्रोसेस खत्म हुआ। दूसरा जो मामला है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तक इसको मैं कम से कम नहीं समझ आया, और यकीनन इसको इंडिया में लोग किस तरह इसको रीड कर रहे हैं या इसको कैसे वो देख रहे हैं। अमेरिका, या शायद खुद अमेरिका भी नहीं समझ पा रहा, या खुद चाइना भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे एक अजीब गड़बड़ सी। देखें, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं जब, तो जो एक बिल्डअप हो रहा है, एक्सट्रीम बिल्डअप, इन्हें 3-4 जगह पे फ्लैश पॉइंट है दुनिया में, जहां किसी भी वक्त आप समझेंगे कोई अचानक जंग छिड़ सकती है। अफगानिस्तान के अंदर तो पीस प्रोसेस ही खत्म हो गया ना, ये अगर इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रही तो उसके बाद दूसरी जो है किसी भी वक्त, यानी आप ये देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी ने लिख दिया अभी कि बाइडेन फेसेस हिज फर्स्ट डिजास्टर्स इन यमन एंड अफगानिस्तान। ठीक है, यमन के अंदर भी जंग, आप भूल जाएं कि जंग अब खत्म होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ईरान, जाहिर है यमन के अंदर ईरान की इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान के अंदर भी वो ब्लिंकन फार्मूला खत्म हो गया। तो ये बिल्कुल जनाब सारा का सारा, और तुलु न्यूज कह रहा है कि 10 लोग आज उनके अफगान नेशनल सिक्योरिटी के जो मारे गए तालिबान अटैक में, बल्क में, यानी दोबारा से जंग शुरू हो गई। और CNN क्या रिपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि चाइना ने 25 एयर वॉर प्लेन्स ताइवान के अंदर दाखिल कर दिए हैं। ये ताइपी जो कि ताइवान का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, सॉरी। अच्छा, अब बात यह है, और साथ ही CNN ये ब्रेकिंग दे रहा है कि जी बीजिंग हैज अ नेवी, इट डजंट इवन एडमिट्स, उनकी एक नेवी है उनकी, वो 2-2.5 लाख 3 लाख वो हैं छोटी छोटी कश्ती की, वो नहीं होती वो जो मछलियां पकड़ने वाली कश्तियां, एक तो उनकी छोटी छोटी नेवी है, 2-2.5-3 लाख, सही नंबर नहीं पता, वो अपने ऊपर जो है वो घूम रहे होते हैं। अमेरिकन की CIA की रिपोर्ट है कि वो कश्ती, माहीगीरी की कश्तियां, उनके अंदर वेपन्स हैं और एक्सप्लोजिव हैं। आप पहले भी बात कर चुके हैं। एग्जैक्टली, वो पास जाके फटेंगे बड़े जहाजों के, और ये अच्छा अब मुसीबत। अच्छा, और उसके साथ ही एशिया टाइम्स कह रहे हैं, कहना US वॉर विद चाइना भी लिमिटेड। अच्छा, ये खौफनाक सूरत हाल। उसकी वजह यह है कि अगर यहां पर, और यूक्रेन के अंदर जो है वो जनाब रशियंस बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं। यूक्रेन के अंदर रशियंस और टर्की को, रशियंस ने टर्की को वार्न किया है। टर्की, तैयब उर्दोगन और रशिया, यूक्रेन के मामले पे टर्की जो है वो अमेरिका के साथ आपको नजर आएगा, क्योंकि यूक्रेन को वो मानता है। ठीक है, यूक्रेन को मानता है और क्रीमिया को नहीं मानता, क्योंकि क्रीमिया वही पुरानी हिस्ट्री कि क्रीमिया पे जो रशिया ने चढ़ाई की थी गलत की थी। अब उसके नतीजे में ये हुआ है कि रशिया ने अपनी फ्लाइट्स बंद की हैं टर्की के लिए कोविड की वजह से। लेकिन एक जो तासुर है वो ये दिया जा रहा है कि ये जो फ्लाइट्स हैं इसलिए बंद हुई हैं टर्की की तरफ से, कि टर्की जो है वो ये रशिया की तरफ से, कि टर्की का झुकाव ज्यादा यूक्रेन की तरफ चला गया। ये फ्लाइट्स इसलिए बंद की, यानी रशिया टर्की के दरमियान मसला। जो इंडिया का मसला है ना, वो मसला बड़ा अजीब है। वो मसला ये है कि जो देखिए इनके जो हैं जो फॉरेन
मिनिस्टर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो अभी पाकिस्तान से होके गए हैं वापस, ठीक है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर और लेवरोव, तो वो उससे पहले दिल्ली में थे। अच्छा, जब दिल्ली में थे तो उन्होंने वहां पे दिल्ली में 3-4 बातें अजीब सी हुई हैं। एक बात तो ये कि उनको मोदी से मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, मोदी से देखिए, मोदी ऑस्टिन से मिला है, जनरल ऑस्टिन से मुलाकात हुई है, मोदी हर एक से। जब वो लेवरोव वहां पहुंचे हैं तो मोदी वहां पर वेस्ट बंगाल पहुंचे हुए थे। क्यों? मिलना नहीं चाह रहे अच्छा, थे, नहीं मतलब नहीं, कोई गड़बड़ है, कोई मसला है। इंडिया देखें, इंडिया इस वक्त जो है अजीब। अच्छा, उसके बाद वो उनसे नहीं मिले। अच्छा, 7 S-400 मांग रहे हैं रशिया से। अच्छा, रशिया सिग्नल करने गया था उनको कि भाई ये आप ये एशियन नेटो वेटो इसमें ना जाए। रशिया वापस चला गया वहां से। उसके बाद अगले ही दिन वो अमेरिकन ने उनको मैसेज भेज दिया कि वो ये जो जजायर हैं ये तुम्हारे नहीं है भाईजान, यहां से दूर रहो, ठीक है। और ये बड़ी इंपेरेसिंग सूरत है। अच्छा, ताइवान के ऊपर आप देखें, अब ताइवान पे क्या, ये मैं जजीरे पे इंडिया के भी आता हूं। ताइवान के ऊपर अगर फर्ज करें अमेरिकन, ये बड़ी ताकतें कभी एक दूसरे के सामने नहीं आती, ये नहीं लड़ती, ये कोशिश करती हैं कि हम एक दूसरे से पीछे रहें। यानी सोवियत यूनियन और अमेरिका, जब कोरिया के अंदर भी लड़ाई हो रही थी तो एक मरले पे जाके वो आमने सामने, वो पीछे हट गए। चाइनीज आए तो अमेरिकन ने पीछे अपने आप को किया। कोरिया वॉर, वियतनाम में भी ऐसे हुआ, आमने सामने नहीं आते, खामोश नहीं। मकसद है वो बड़ी खौफनाक प्रॉक्सीज हो, कोई दूसरा वो चल, ये जो आमने सामने वाला होता है ना, क्यूबन क्राइसिस जैसे 1962 में आ गया था, तो क्यूबन क्राइसिस उन्होंने कहा कि हम मिसाइल्स पहुंचा रहे हैं क्यूबा में, ठीक है, केनेडी और ख्रुश्चोव उस वक्त। अब बात यह है तो उस वक्त उन्होंने वो डेफकॉम, अपना डेफकॉम 2 और डेफकॉम 3 उसको कहते हैं, डेफकॉन 2 और 3 को एक्टिव कर दिया था। डेफकॉन 2 और 3 का, डेफकॉन ये उनका एक कोड्स हैं। डेफकॉन 1 सबसे खौफनाक है। अच्छा, अब ये डिस्कस हो रहा है, ये इस वक्त ये डिस्कस हो रही है। डेफकॉन 1 का मतलब होता है कि न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई है, न्यूक्लियर वॉर छिड़ चुकी है, ये होता है डेफकॉन 1 कोड। अच्छा, डेफकॉन 2 जो है, यानी डेफकॉन 2 जो है वो होता है कि मिलिट्री तैयार रहे। 3 जो होता है अमूमन वो एयरफोर्स के लिए होता है। उसमें होता है कि 6 घंटे, जो 2 है उसमें 6 घंटे के नोटिस के ऊपर जो फोर्सेस हैं, और 3, हाँ, जो क्यूबा में हुआ था ना, डेफकॉन 2 और 3 को एक साथ कर दिया था एक्टिव। 3 एयरफोर्स के लिए, यानी 15 मिनट के अंदर अंदर एयरफोर्स फ्लाई कर जाएगी। अच्छा, और तो ये 5 लेवल्स हैं। 1 सबसे खौफनाक है। जब ये क्यूबा वाला मसला हुआ था तो 2 और 3 एक्टिव हो गए थे। 2 और 3 को कैनेडी ने, डेफकॉन 2 और 3 को एक्टिव कर दिया था। ये ताइवान के ऊपर कोई मसला होता है तो वहां पर मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल डेवलप होती है। मतलब चाइना किस तरह से, कैसे वो ताइवान को बचाएगा, यानी कैसे, और क्या, अमेरिका कैसे बचाएगा ताइवान को, और क्या चाइना वाकई ताइवान पे हमला करेगा। अच्छा, वहां पर मौजूद है ये जो एंटर हुआ है अभी इंडियन ओशन के अंदर, और जो इंडिया के साथ मसला हुआ है, तो 7th फ्लीट है। 7th फ्लीट जो है 7वां बेड़ा, इसको पाकिस्तानियों को भी याद है, 1971 में 7वां फ्लीट आना था। इंदिरा गांधी ने वहां पे साइन कर लिया, सोवियत यूनियन के जहाज भी आ गए थे, वो पहुंचा नहीं पहुंचा, छोड़ दें। लेकिन ये 7वां बेड़ा जो है, ये 7वां बेड़ा तो जापान में है, और 7वां जो बेड़ा है ये एक बड़े पैसिफिक कमांड के अंडर है, जो बड़ा पैसिफिक कमांड, जो कि जिसका सेंटर है पर्ल हार्बर, हवाई। अच्छा। वो पर्ल हार्बर जहां पर हमला हुआ था और जंग छिड़ी थी, जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका कूदा था, अगले दिन कूद गया था, और कुछ 380 के करीब इनके जहाज फ्लाई कर गए थे जापान के, और उन्होंने वहां पे जाके बॉम्बिंग की थी। और अब बात यह है कि, और उसके बाद से ये सारा डेफकॉन और न्यूक्लियर और इशू ही सारा ये है कि इसमें यूक्रेन का इशू पकड़ा है, ताइवान का पकड़ा है, चाइना इंडिया का मसला फिर खराब हो रहा है दोबारा। अफगानिस्तान के अंदर देखिए, ये बहुत मुश्किलों के साथ हम यहां पहुंचे थे, सारी दुनिया पहुंची थी कि मुज़ाकरा। ईरान के मामला, और ईरान जो है वो तो उसने ईरान, अच्छा, रशिया के जो वजीर खारजा हैं जो भी हमारे यहां से होकर वापस गए, वो ईरान में है आज। अच्छा, ठीक है, वो ईरान में है, और ईरान में उनके साथ खड़े होके जवाद ज़रीफ साहब ने कहा है कि हम बदला लेंगे। अच्छा, अमेरिका से और इसराइल से भी। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर। और बीच में पाकिस्तान में ये बैठे बैठे पाकिस्तान में एक इंतशार, पहले एक खत्म हुआ था ये पीडीएम का, कि भाई पीडीएम नहीं आ रही, मार्च नहीं कर रही, उनका जो भी था वो 86 पीछे, उनकी पार्टियां अलग अलग उनके जो भी हैं। लेकिन ये जो मसला है इसका ताल्लुक तो सियासत से कम, और ये तो एक, मुझे नहीं पता कि क्यों 20 तारीख से पहले
जी, इसको क्यों एक इशू बना दिया? क्या वजीर आजम साहब को मशवरा ठीक दिया है और क्या रिपोर्ट दी गई? इस पर मजीद बात करेंगे आपसे। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। क्या समझ रहे हैं डॉक्टर साहब कि क्या कोई हिकमत अमली वाज़े कर पाए हैं वज़ीर आज़म साहब सिक्योरिटी मामलात के हवाले से? देखें, अभी जब वक्फा हुआ तो लेबनान से ये खबरें आ रही हैं, लेबनान से सोर्सेज बता रही हैं कि इसराइल के एक बहरी जहाज को पे हमला हुआ है जी, ईरान का। सही। ईरान ने, और ये हमला हुआ है फुजैरा, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की एक बहुत खूबसूरत रियासत है, उसके साहिलों के नज़दीक जो है ये maritime-traffic.com पे अगर हम चले जाएं तो हमें हाइपरियन जहाज़ एक नज़र आएगा जिसके ऊपर बहामास का झंडा लगा हुआ है। इसको जो है वो एक मिसाइल ने हिट किया है कुछ देर पहले, और ये रे कंपनी जो है ये इसराइल की कंपनी है। अच्छा, अब बात ये है कि ये तो मामला ख़राब है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखें 3-4 मैं कह रहा हूँ ना, फ्लैश पॉइंट्स चल रहे हैं। यहाँ पर पहले उनके नताज के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया खुल के कि ये इसके पीछे इसराइल है। इसराइल ने खुद कहा कि हम हैं हमारे, और ये 9 महीने पीछे चला गया प्रोग्राम। दूसरा मामला इंडिया का, जो इंडिया, देखें मैं ये दोबारा से यहाँ पे बात ये कर रहा हूँ कि इंडिया के ताल्लुकात जो मोदी नहीं मिले उनसे, S-400 के ऊपर उन्होंने क्या बात की, इंडिया अलग हो गया है अफगानिस्तान से, इंडिया के साथ क्या अमेरिका है या नहीं है, ये एक किस हद तक है, मतलब किस हद तक है, मतलब चाइना के साथ जो है। अब मैं आपको सिर्फ ये बताऊं, देखें ना, मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि अल जज़ीरा ने आज रिपोर्ट किया कि ईरान जवाद ज़रीफ जो है वॉर्न्स अगेंस्ट US सबोटाज एंड सैंक्शंस। अच्छा, ये जब भी बात कर रहे थे जवाद ज़रीफ, तो उनके साथ उस वक्त खड़े हुए थे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, दूसरी जो बात है सारी वो ये है कि रॉयटर्स ये खबर दे रहा है कि अभी थोड़ी कुछ देर पहले ब्रेक कर रहा है कि चाइना ने फिर अमेरिकन को वार्न किया कि डोंट प्ले विद फायर, आग से खेलना बंद कर दो ताइवान के ऊपर। और ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि US एंड ताइवान इंटेलिजेंस और पब्लिक ओपिनियन वॉर्स वोंट वेवर मेनलैंड्स विल यानी चाइना की जो विल है, चाइना के पास जो ताकत है, इन दोनों की इंटेलिजेंस एजेंसी ताइवान और अमेरिका की, और जो पब्लिक ओपिनियन बनाने की जंग दुनिया में चल रही है, ये चाइना की मेनलैंड की जो विल है, विल पावर है, जो इरादे हैं उसको शिकस्त नहीं दे सकते। और साथ ही वो ताइवान के ऊपर जो, अच्छा ये जो जनरल लॉयड ऑस्टिन है वो ब्रसल्स में है, जर्मनी से उन्होंने कमिट कर ली है आज कि जी हम आपको मजीद फौजें देंगे दोबारा, यानी जर्मनी से कॉन्टैक्ट्स उनके बहाल हो गए। जो जर्मन से ट्रंप ने कहा था ना फिर हम फौजें वापस बुला रहे हैं जर्मनी से, इराक से, तो जर्मन के साथ अच्छी बातचीत हुई उनकी। लेकिन मसला ये है कि ये ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि रेटरिक इंटेंसिफाइज ओवर यूक्रेन एज ब्लिंकन विजिट्स यूरोप। ब्लिंकन भी यूरोप में है और जनरल ऑस्टिन भी यूरोप में। यूक्रेन का क्या बनेगा ये हम नहीं जानते। और वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि इसराइल की जो रिलेंटलेस अटैक्स ऑन ईरान है, इट में एंडेंजर बाइडेंस डिप्लोमेसी। अच्छा, अब और वाशिंगटन क्या मतलब कर दिया ना, ईरान ने एक अटैक कर, मेरे पास अभी इतलात, अब देखते हैं कब तक कंफर्म होती हैं, लेकिन ये मेरे पास तो इतलात आ रही है कि ईरान ने एक मिसाइल दाग दी है इसराइल को। हाँ, अभी इस प्रोग्राम के दरमियान ही। अच्छा, और वाशिंगटन पोस्ट ही कह रहा है कि इसराइली सबोटाज वोंट स्टॉप ईरान न्यूक्लियर एम्बिशंस, ओनली द न्यूक्लियर डील कैन डू इट। अच्छा, और फिर उसके बाद वो टाइम्स ऑफ इसराइल ने जवाद ज़रीफ साहब का जो बयान है वो कोट किया थोड़ी देर पहले कि इसराइल मेड अ वेरी बैड गैम्बल विद ब्लास्ट एंड न्यूक्लियर प्लांट। अच्छा, तो ये जो बात है सारी, और न्यूयॉर्क टाइम्स खबर दे रहा है कि आफ्टर न्यूक्लियर स्ट्राइक ब्लैकआउट थंडर फ्रॉम ईरान, ईरान की तरफ से थंडर है और साइलेंस फ्रॉम US। ठीक है, ये मामूल के हालात नहीं है दुनिया में। ये मामूल के हालात होते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि जी चलो यार ऐसे नहीं है, इस तरह से करना है। और इंडिया के अंदर अब देखिए ना, इंडिया में यही बात चल रही है कि CNN रिपोर्ट कर रहा है कि वाई बाइडेन शुड बी केयरफुल अबाउट कोर्टिंग इंडियाज मोदी गवर्नमेंट। अच्छा,
कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ, चाइना के खिलाफ तो जंगी बात पे हो रही है कि जमहूरी इक़्तिदार कैसी होनी चाहिए, इंसानी हकूक़ की पामाली तो नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो मोदी के साथ आप जा रहे हैं, तो मोदी के किस बेस पे आप साथ जा रहे हैं? क्या मोदी तो ज्यादा चाइना के, मोदी का जो ज्यादा, वो तो वन पार्टी रूल ज्यादा, उनका ज़हनी रुझान तो ज्यादा चाइना के माइंडेड के, मतलब ये अमेरिकन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और तो बात ये सारी कि ये जो अब पूरी पिक्चर है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि ईरान मुआहदे से निकल के इस अटैक के बाद एसोसिएटेड प्रेस ये खबर दे रहा है कि ईरान टू एनरिच यूरेनियम टू 60% हाईएस्ट लेवल एवर। उन्होंने फौरी तौर पे ईरान ने कहा है, और मैंने आपसे कहा था कि ये 20% तक पहले बात की थी, 20 से 90 तक जाके, और ये बड़ी तेजी से 20 तक जाना मुश्किल होता है, 20 के बाद आप यूरेनियम एनरिचमेंट तेजी के साथ वो 60 तक करके 90 तक करके आप अचानक सरप्राइज एक वार्निंग पता चला उन्होंने अपना न्यूक्लियर वेपन बना लिया और टेस्ट कर दिया उसको। ये सूरत है। अच्छा, ये अब ऑफिशियली जनाब दिल्ली सभा ने खबर दे दी, अफगान टॉक्स इन इस्तांबुल टू बी पोस्टपोन्ड। अच्छा जी, टर्किश फॉरेन मिनिस्ट्री, वो जो प्रोग्राम की शुरू में मैंने बात की थी, दो खबरें, ये खौफनाक डेवलपमेंट्स हैं। अफगान टॉक्स पोस्टपोन हो गई हैं। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस इशू क्या चल रहा है, बार बार के अदम इस्तेकाम नहीं पैदा होना चाहिए मुल्क में। अदारे खुदा का वास्ता, पार्लियामेंट समेत हमारे सियासतदान, हमारे कामरीन, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारी अदालतें, हमारे अवाम लोग, अवाम तो खैर क्या करें बेचारे, अवाम को तो आप छोड़ ही देना, उनका तो रगड़ा जो लग रहा है तो लग रहा है। मतलब कोई शायद सोच रहा हो, शायद कोई सोच रहा हो अवाम के बारे में भी, शायद उम्मीद करते हैं। और अवाम के अंदर फिर ये आपके जो पुलिस वाले भी हैं, फिर ब्यूरोक्रेसी भी है, ये सब हैं जो सड़कों के ऊपर जो अपना जहन चाह रहे हैं कि किसी तरह बिजली का बिल, किसी तरह से गैस का बिल, किसी तरह से रमजान खैरियत से गुजर जाए, किसी तरह इबादतें पूरी, ये जनाब, और किसी तरह कोविड, ठीक है ना, डॉक्टर्स, इसी में डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीज, जो रूटीन नहीं, वो भी चल रहा है साथ साथ। देखिए ये मामूली हालात, इसमें आप जना पूरा मुल्क बंद पड़ा हुआ है। इधर से ये सड़क नहीं खुलेगी, इधर इंटरनेट चल रहा है, इधर इंटरनेट बंद हो रहा है, कोई बच्चा बाहर गया हुआ है, कोई खातून खाना अस्पताल में है, कोई जी मुसीबत। मतलब ये मैं हैरान हूं, ये रमजान पैकेज दी है, ये रमजान का इस्तकबाल हम कर रहे हैं, इस पे क्या बात की जाए। उधर वो ईरान, इधर भी जंग, उधर अमन पीस टॉक खराब हो गई हैं, उधर वो चाइना के साथ जो है इंडिया के मामलात खराब हो रहे हैं, ताइवान के ऊपर आप कह रहे हैं वो डेफकॉम 2 और 3 किसी वक्त भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको। यूक्रेन के अंदर बिल्डअप होना शुरू हो गया है, और इस तरह से बिल्डअप हो रहा है। देखिए ये जो चीजें होती है ना, ये बिल्कुल आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कहते हैं नहीं, लेकिन आप चले जाए ना, अल्लाह ना करे कि आप बड़ी जंगों से पहले चले जाए, 2, 3, 4 साल पहले आपको वाकयात अजीब अजीब से नजर आ रहे होते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन इतने सारे फ्लैश पॉइंट्स मैंने एक वक्त में नहीं देखे कि इराक में भी, लिबनान में भी, इसराइल में भी, सऊदी अरब में भी, ईरान में भी, अफगानिस्तान में भी, इंडिया चाइना में भी, म्यांमार में भी, ताइवान, उधर भाई इस वक्त यूरोप के कोविड फैला हुआ है जी। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आगे बात करेंगे। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात पर आपने बात की और खित्ते की मामलात पर आप बात कर रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त दिल तो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर वो बात सुकून और इत्मीनान और लोग तरावी, अभी बड़ी खूबसूरत फुटेज आ रही है फैसल मस्जिद में, नमाज तरावी मुख्तलिफ मसाजिद में, लेकिन वो जो अभी मैंने आपसे पहले की ब्रेक के बाद खबर दी, अब उसको ये कोट होना शुरू हो गई, तो हम उसके रेफरेंस दे देते हैं ताकि वो खबर ऐसे ही, जो मैंने कहा था ना कि मेरे पास इतलात आ रही हैं, लेकिन तो टाइम्स ऑफ, जी हाँ, जेरूसलम पोस्ट ने ये ब्रेक कर दी है न्यूज़ कि ईरान के जो मिसाइल है वो उसने इसराइली ओन्ड शिप को यूएई के करीब हिट किया है, ठीक है, और ये रे कंपनी, ठीक है, ये अभी चंद मिनट पहले। और इसी को हम किसी और, अगर हमारे पास कोई रेफरेंस हो, टाइम्स ऑफ इसराइल, हाँ टाइम्स ऑफ इसराइल भी कह रहा है कि आफ्टर सर्वे स्ट्राइक इसराइल में भी इंटायर ट्राइंग टू बैटल ईरान एट सी, यानी इस समंदर के अंदर ये हो गया। अच्छा, और उसके बाद फिर तीसरा ये वही, मेरे पास भी लेबनान से इतला थी, तो ये हैरिस वाले भी यही कह रहे हैं कि हाँ ईरान से, लेबनान से ही रिपोर्ट हो रहा है कि इसराइली ओन्ड शिप अटैक ऑफ यूएई कोस्ट, ये फुजैरा के पास, फुजैरा की बंदरगाह से, इसमें बहामास का, मैं इस खबर को थोड़ा सा बता दूं, जो खबर लेबनान से आई है वो ये है कि बहामास का फ्लैग लगा हुआ है, कंपनी इसराइल की है, और ये जो है इसको ईरान, अच्छा अरब न्यूज़ ने भी ब्रेक कर दी है
ये अरब न्यूज भी ब्रेकिंग दे रहा है। हाँ। अच्छा, तो अब मसला ये है कि ये खित्ता ये नॉर्मल हालात नहीं है, इसमें पाकिस्तान इतने जबरदस्त, आप यकीन करें, आप एक पोजीशनिंग लेते हैं ना आपके इंडिया के साथ आपकी, यानी वो जो जंग का था वो डीजेएमओ की बात हो गई, वो बात यानी वो खतरा जंग का। अब इस वक्त आपकी मईशत, इस वक्त आपके अंदर के इश्यूज, इस वक्त आपके लोगों की यकजहती, इस वक्त आपने आईएमएफ से कैसे वजीर खजाना नहीं आ रहा। अब मसला ये कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल, और सबसे बढ़ के वैक्सीन और कोविड का इशू, और इसमें लोगों का कसूर क्या है? सड़कें बंद हैं, लोग भाई आप मुज़ाकरात करके बात करके मसले को हल करवाएं। भाई मसला क्या मसला है? आपने पकड़ के उठा के उसको एफआईआर कट गई, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये रमजान का महीना, ये क्या कर रहे हैं? आप यकीन करें, यानी बाज दफा बंदा कहता है कि यार एक मिनट ठहर जाओ जी। वो एक बहुत साल पहले एक हॉलीवुड की फिल्म आई थी, इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड, पता नहीं कितनी दफा मैड था। तो लगता है नॉर्मल सोसाइटी में आप रह रहे हैं, हो क्या किया लोगों को? बहुत नहीं, मेजॉरिटी तो ठीक है, ये बैठे बैठे कौन फसाद खड़ा करता है जिसके नतीजे में ये अनारकी और ये तवाइफुल मलूकी और ये क्या है? ठीक है डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।